Good morning students. Welcome to the online classes of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले दिनों चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा के वो चैप्टर फिनिश कर दिया था। आज मैं आपको नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप लोग 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बोलते थे हिंदी में त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक त्रिकोण और प्लस मैट्रोन। त्रिकोण को हिंदी में बोले त्रिकोण और मैट्रोन को बोलते हैं मापन। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ तीन कोणों वाली आकृति को मापने के जो तरीके होते हैं। तीन कोणों वाली आकृति का जो मापन होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो तीन कोण वाली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता है वो किसी त्रिभुज की भुजाओं या कोणों के मापन में किया जाता है। इसे हम बोलते थे त्रिकोणमिति। आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते थे, टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते थे, कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते थे। साइन और कॉस एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं, कॉसेक और सेक एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के कोटि पूरक त्रिकोणमिति फलन होते हैं। तो बात करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है कोण के बारे में। कोण का मतलब एंगल। क्या होती है कोण? कोण की क्या परिभाषा होती है? चैप्टर 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, रेखाएं एवं कोण। तो कोण की परिभाषा क्या होती है? यदि हम किसी स्थिर बिंदु से, मान लीजिए ये एक स्थिर बिंदु है, ओ स्थिर बिंदु का मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। तो यदि हम किसी स्थिर बिंदु से होकर जाने वाली दो किरणें खींचें, अगर हम किसी स्थिर बिंदु से दो किरणों का निर्माण करें तो ये स्थिर बिंदु है। ये स्थिर बिंदु क्या है? ओ। तो यदि हम किसी स्थिर बिंदु O से दो किरणों OA तथा OB का निर्माण करें तो इन किरणों से जो प्राप्त आकृति होती है या इन किरणों से जो प्राप्त झुकाव होता है, यही जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। तो यदि हम किसी स्थिर बिंदु से दो किरणों का निर्माण करें, दो किरणों का निर्माण करें तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं या इन दोनों किरणों के बीच में जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। स्थिर बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। कोण का शीर्ष कहते हैं तथा खींची गई किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। कोण की भुजाएं कहते हैं। तो इस चित्र में अतः चित्रानुसार देखिए दोनों किरणें किस बिंदु से खींची गई है? O बिंदु से खींची गई है। तो जो O बिंदु होगा स्थिर बिंदु, O बिंदु कोण का क्या होगा? कोण का शीर्ष है। तथा किरणें कौन कौन सी है? OA और OB। तथा किरणें OA तथा OB कोण की क्या है? भुजाएं। कोण की भुजाएं कोण को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? कोण को
इस अक्षर से, ये जो सिंबल होता है ये कोण का होता है, आप लोग जानते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तथा कोण को लिखते समय आपको ये याद रखना है, कोण को लिखते समय शीर्ष को बीच में रखा जाता है। तो इस कोण का नाम क्या होगा? इस कोण का नाम होगा AOB या BOA। तो किसी भी कोण को लिखना होता है तो उसके कोण के शीर्ष को बीच में रखते हैं। तो इस चित्र के अनुसार वो कोण का नाम क्या होगा? BOA या AOB। तो BOA या एंगल AOB। तो आपने कोण की परिभाषा समझी। यदि हम किसी स्थिर बिंदु से दो किरणों का निर्माण करें तो इस प्रकार की प्राप्त आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं, यदि हम किसी समतल में स्थित स्थिर बिंदु से होकर जाने वाली दो किरणें खींचे तो उन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव होता है, दोनों किरणें एक दूसरे के साथ जितना झुकाव उत्पन्न करती है, वही जो झुकाव होता है वो क्या कहलाता है? कोण। स्थिर बिंदु को कोण का शीर्ष बोलते हैं और जो भुजाएं, जो किरणें होती हैं वो कोण की भुजाएं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता चल गया। अब एक बात और याद रखें, जैसे मान लीजिए मैंने एक कोण खींचा 60 अंश का, मैंने एक कोण ड्रॉ किया 60 अंश का AOB, ये कोण 60 अंश का है। अगर मैं इस 60 अंश के कोण को, इस OA रेखा को, देखिए OA रेखा और OB रेखा के बीच का झुकाव 60 अंश है। अगर मैं इस OA रेखा को OB की तरफ करूं, मतलब इस OA रेखा की स्थिति यानी इस OA रेखा की पोजीशन हम बदलें, कहाँ झुकाएं OA रेखा को? OA रेखा को झुकाएं OB की तरफ। तो जब OA रेखा OB की तरफ झुकेगी तो मैं यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ से ये आ जाएगी, यहाँ से ये ऐसे आती जाएगी। OA रेखा को OB की तरफ झुकाएंगे तो ऐसी पोजीशनें प्राप्त होंगी, एंगल की प्राप्त होगी कि नहीं? तो जब OA रेखा OB की तरफ झुकेगी तो किस ओर झुक रही है? दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुई चलती है। तो अगर हम इस कोण को घड़ी की सुई की दिशा की ओर झुकाएं, यानी इस कोण को अगर हम दाईं तरफ झुकाएं तो देखिए इस कोण का मान कम होता जाएगा। अगर ये 60 अंश है तो ये वाला कोण मान लीजिए 50 अंश हो जाएगा, ये और भी कम होगा 40 अंश, इसका 30 अंश हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम कोण को दक्षिण मतलब दाईं ओर रोटेट करते हैं, जैसे जैसे हम कोण का झुकाव दाईं ओर करते हैं, वैसे वैसे कोण की माप कम होती जाती है। और अगर कोण का झुकाव हम बाईं ओर करें, जैसे OA रेखा की पोजीशन बाईं ओर शिफ्ट करें, तो ऐसे बनेगी, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो देखिए ये OA रेखा की पोजीशन दाईं ओर है और ये OA रेखा की पोजीशन बाईं ओर है। तो जैसे जैसे किसी कोण का घुमाव हम दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं तो कोण का मान घटता है, और जैसे जैसे हम किसी कोण का झुकाव वामावर्त दिशा में करते हैं यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो फिर कोण का मान बढ़ता है। जैसे आपको मैं कह दूं ये कोण 60 अंश का है और ये कोण 90 अंश का है, सबको पता है। तो देखिए 60 अंश से 90 अंश कैसे बना? जब 60 अंश वाली लाइन बाईं ओर आई, अगर ये लाइन बाईं ओर आके ऐसे बन जाए तब तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो अगर किसी भी कोण का झुकाव हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में करेंगे यानी वामावर्त दिशा में करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, तो उस कोण का मान सदैव बढ़ेगा, और दक्षिणावर्त दिशा में करेंगे तो उस कोण का मान सदैव कम होगा। तो यही पॉइंट है, यदि हम किसी कोण का झुकाव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, वैसे ज्यादातर लोगों को पता होता है, यानी किसी भी कोण का झुकाव हम घड़ी की सुई की दिशा में करेंगे, मतलब दाईं ओर करेंगे तो कोण का मान कम होगा, और बाईं ओर बढ़ाते जाएंगे तो कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो यदि हम किसी कोण का घुमाव, किसी कोण का घुमाव किस डायरेक्शन में करेंगे? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिणावर्त दिशा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि हम किसी कोण का घुमाव दक्षिणावर्त दिशा में
करेंगे तो उस कोण का मान घटेगा या कम होगा। और यदि हम किसी कोण का घुमाव वामावर्त दिशा में करेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो उस कोण का मान सदैव बढ़ेगा। ये आपको नोट याद रखना है। अब बात करते हैं कोणों के मापन की पद्धतियां। कितने तरीकों से किसी कोण को मापा जाता है? तो कोणों के मापन की पद्धतियां मतलब कोणों को कितने तरीके से नापते हैं। कोणों के मापन की पद्धतियां, कोणों को कितने तरीके से मापा जाता है? तो कोणों के मापन की 3 पद्धतियां होती हैं। एक होती है साष्टिक पद्धति, साष्टिक पद्धति। दूसरी होती है सदिश पद्धति, और तीसरी होती है रेडियल पद्धति। साष्टिक पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। और सटीक पद्धति को बोलते हैं सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम। और रेडियल पद्धति या वृत्तीय पद्धति, इसका एक और नाम होता है वृत्तीय पद्धति। तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तो बात करते हैं कोणों के मापन की 3 पद्धतियां होती हैं। एक होती है साष्टिक पद्धति, एक होती है सदिश पद्धति और एक होती है रेडियल पद्धति या वृत्तीय पद्धति। साष्टिक पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं लेकिन नाम इसका सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है। दूसरी होती है सदिश पद्धति, सदिश पद्धति को बोलते हैं सेंटीसिमल सिस्टम। और तीसरी होती है रेडियल पद्धति या वृत्तीय पद्धति। तो बात करते हैं सबसे पहले हम साष्टिक पद्धति की। क्या होती है साष्टिक पद्धति? इसको मैं ओरल बता रहा हूँ, पूरा लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, लिखा आपको नोट्स में मिलेगा। तो देखिए साष्टिक पद्धति में कोण को कैसे नापा जाता है। साष्टिक पद्धति में किसी कोण का मापन अंश में, मिनट में और सेकंड में किया जाता है। तो याद रखिएगा साष्टिक पद्धति में किसी कोण का मापन अंश में, मिनट में, सेकंड में किया जाता है। अंश सबसे बड़ा होता है, मिनट उससे छोटा होता है, सेकंड सबसे छोटा होता है। तो इस पद्धति में यानी साष्टिक पद्धति में किसी कोण का मापन अंश में, मिनट में तथा सेकंड में किया जाता है। अब ये बनती कैसे साष्टिक पद्धति? साष्टिक पद्धति बनती है समकोण से। किससे बनती है? समकोण से। साष्टिक पद्धति और सदिश पद्धति दोनों ही समकोण से बनती है। लेकिन साष्टिक पद्धति में किसी कोण का मापन किसमें किया जाता है? अंश में, मिनट में, सेकंड में। सबसे बड़ा अंश होता है, उसके बाद मिनट होता है, फिर सेकंड होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो पहले आप ये याद रखिएगा, इस पद्धति में किसी कोण का मापन अंश में, मिनट में तथा सेकंड में किया जाता है। अब इसकी परिभाषा, इस पद्धति में एक समकोण को, याद रखिएगा, इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को क्या बोलते हैं? अंश। तो देखिए इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक बराबर भाग को क्या बोलते हैं? अंश। तो समकोण को बांट दिया 90 बराबर भागों में और प्रत्येक भाग को क्या बोला? अंश। अब अंश को बांटेंगे 60 बराबर भागों में, प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे? मिनट बोलेंगे। और फिर मिनट को बांटेंगे 60 बराबर भागों में, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको डायग्राम की मदद से। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को अंश बोलते हैं। फिर प्रत्येक अंश को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को मिनट बोलते हैं।
फिर प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को सेकेंड बोलते हैं। तो शास्त्रीय पद्धति में कोण के मापन की सबसे बड़ी इकाई अंशों की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सेकेंड होगी। तो आपको ऐसे याद रखना है। फिर से मैं आपको बताया दे रहा हूँ, इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते, प्रत्येक भाग को अंश बोलते हैं, फिर प्रत्येक अंश को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक बराबर भाग को मिनट बोलते हैं, फिर प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक बराबर भाग को क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। ये हो गई शास्त्रीय पद्धति। इसके कुछ मैं रिलेशन दिखाई दे रहा हूँ शास्त्रीय पद्धति में, ये आपको पता ही होने चाहिए। शास्त्रीय पद्धति में कुछ संबंध मैं दिखा रहा हूं। देखिए, एक समकोण बराबर 90 अंश होता है, तो सबको ही जानता है। देखिए, प्रत्येक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा गया है, तो अंश तथा मिनट में संबंध, अंश तथा मिनट में संबंध शास्त्रीय पद्धति में अभी बता रहे हैं, अंश तथा मिनट में संबंध। तो यहाँ से देखिए, एक अंश को कितने बराबर भागों में बांटा गया? 60 बराबर भागों में, यानी एक अंश बराबर 60 मिनट। तो अंश का सिंबल आपको पता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 और मिनट का सिंबल एक डैश लगा देंगे। तो एक अंश में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इस पद्धति में यानी शास्त्रीय पद्धति में अंश तथा मिनट में क्या संबंध होता है? शास्त्रीय पद्धति में एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, यानी शास्त्रीय पद्धति में अगर अंश को मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करेंगे और मिनट को अंश में बदलेंगे तो 60 का क्या देंगे? भाग। अब हम रिलेशन निकालेंगे मिनट तथा सेकेंड में संबंध। तो मिनट तथा सेकेंड में संबंध, तो एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, आपको पता है। तो आप जो टाइम देखते हैं वो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही देखते हैं, लेकिन सटीक पद्धति में बात अलग होगी। तो मिनट तथा सेकेंड में संबंध देखिए, प्रत्येक मिनट, एक मिनट में कितने सेकेंड हो रहे हैं? 60 सेकेंड। तो एक मिनट बराबर 60 सेकेंड, मिनट का सिंबल डैश, तो एक मिनट बराबर 60 और सेकेंड का सिंबल डबल डैश, तो एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ये हुआ अंश तथा मिनट में संबंध शास्त्रीय पद्धति में। एक अंश में कितने मिनट? 60 मिनट। यानी कि अगर अंश को मिनट में बदलेंगे शास्त्रीय पद्धति में तो 60 का गुणा करेंगे और मिनट को अंश में बदलेंगे तो 60 का क्या देंगे? भाग देंगे। अच्छा, और मिनट तथा सेकेंड में क्या संबंध होता है? एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं शास्त्रीय पद्धति में, यानी मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा करेंगे और सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 का क्या देंगे? भाग। अब मैं एक रिलेशन और बता रहा हूँ, अंश तथा सेकेंड में संबंध शास्त्रीय पद्धति में, अंश तथा सेकेंड में संबंध। तो बताइए, अंश तथा मिनट में क्या संबंध होता था? अंश तथा मिनट में संबंध होता था, हम जानते हैं। अब अंश तथा सेकेंड में आपको संबंध बता रहे हैं, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा अंश तथा मिनट में संबंध। तो एक अंश में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, है ना? और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो एक मिनट में जब 60 सेकेंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने सेकेंड हो गए? 3600 सेकेंड हो गए, है ना? तो ये हो गई अंश तथा सेकेंड में संबंध। यानी शास्त्रीय पद्धति में एक अंश में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। यानी कभी शास्त्रीय पद्धति में अंश को सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 से गुणा करेंगे और सेकेंड को अंश में बदलेंगे तो 3600 से क्या देंगे? भाग देंगे। ये होगी बात शास्त्रीय पद्धति की। अब बात करते हैं सटीक पद्धति की। सटीक पद्धति की, तो सटीक पद्धति यानी सेंटीसिमल सिस्टम। सटीक पद्धति यानी सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम। इसको सटीक पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी बोला जाता है। बस सटीक पद्धति में एक नई चीज आती है, ग्रेड या कोटि। आप ग्रेड से याद कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया। फिगर यही है। देखिए, इस पद्धति में जो कोण मापने की इकाइयां होती हैं वो अंश हट जाता है। ग्रेड होती है, ग्रेड होती है और क्या होता है? मिनट होता है और सेकेंड होता है। शास्त्रीय पद्धति में कोणों में मापने की क्या इकाई होती थी? अंश, मिनट, सेकेंड। और सटीक पद्धति में ग्रेड, मिनट और सेकेंड।
यानी मिनट और सेकेंड तो दोनों में मिलेगा, लेकिन शास्त्रीय पद्धति में अंश मिलता है, उसमें क्या मिलता है, ग्रेड मिलता है। तो आप याद रखेंगे अगर कभी किसी कोड की माप ग्रेड में दी है तो फिर वो सटीक पद्धति में हो गया, यानी उसमें चीजें हम सटीक पद्धति वाली लगाएंगे, और अगर अंश में दी है तो फिर हम उसमें क्या क्या लगाएंगे, शास्त्रीय पद्धति वाली चीजें लगाएंगे। तो इस पद्धति में जो कोण का मापन होता है वो ग्रेड, मिनट तथा सेकेंड द्वारा होता है। ग्रेड सबसे बड़ी इकाई होती है, फिर मिनट होता है, फिर सेकेंड होता है ना। लेकिन याद रखिएगा शास्त्रीय पद्धति का मिनट और सटीक पद्धति का मिनट बराबर नहीं होता है, यानी शास्त्रीय पद्धति का 1 मिनट और सटीक पद्धति का 1 मिनट बराबर नहीं होता है। शास्त्रीय पद्धति का 1 सेकेंड और सटीक पद्धति का भी 1 सेकेंड आपस में बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं बराबर होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे। अब सटीक पद्धति की चीजें भी समकोण से बनेगी, तो इस पद्धति में एक समकोण को, सटीक को अगर हम शतक बोले तो शतक का मतलब 100, तो 100 भागों में बांटा जाएगा। उसमें समकोण को 90 भागों में बांटा जा रहा था, फिर एक बार 60 भाग में बांटा जा रहा था अंश को, फिर एक बार 60 भाग में बांटा जा रहा था मिनट को। इसमें सारी चीजें 100 बराबर भागों में बांटी जाएगी। तो इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक बराबर भाग को ग्रेड बोलते हैं। फिर एक ग्रेड को, फिर प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को मिनट बोलते हैं। फिर प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, सेकेंड। उसमें क्या था, यहाँ 90 का, यहाँ 90 का, यहाँ 90 का, यहाँ 60 का, यहाँ 60 का। तो उसमें होता था एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं तो अंश प्राप्त होता है, फिर प्रत्येक अंश को 60 बराबर भागों में बांटते हैं तो मिनट प्राप्त होता है, फिर प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं तो सेकंड प्राप्त होता है। और सटीक पद्धति में हर जगह 100 बार ही बांटना है। तो क्या लिखेंगे, इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक बराबर भाग को ग्रेड कहते हैं। फिर प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक बराबर भाग को मिनट कहते हैं। फिर प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक बराबर भाग को सेकंड कहते हैं। यही कोणों के मापने की सटीक पद्धति है। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं। पहले देखिए एक समकोण बराबर कितने ग्रेड है, 100 ग्रेड। तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। ग्रेड का सिंबल क्या होता है, जैसे डिग्री का 0 होता है, ग्रेड का G होता है। तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। तो एक समकोण में कितने अंश होते हैं, 90 अंश। तो 90 अंश बराबर 100 ग्रेड, यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो बताओ अगर मैं 1 डिग्री का मान निकालूं तो 90 का भाग देना पड़ेगा। तो 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड, यानी ये संबंध बना किसमें, अंश तथा ग्रेड में संबंध। ये हमको प्राप्त हुआ अंश तथा ग्रेड में संबंध। यानी अंश तथा ग्रेड में क्या संबंध होता है कि अंश को कभी ग्रेड में बदलेंगे तो 10/9 का गुणा करेंगे, और ग्रेड को कभी अंश में बदलेंगे तो 10/9 का क्या लेंगे, भाग। ये रिलेशन हमने निकाली समकोण और ग्रेड से। अब ग्रेड और मिनट की क्या रिलेशन है, एक ग्रेड में 100 मिनट है, फिगर से दिख रहा है। फिगर आपको बनाना नहीं, बस याद रखने का तरीका है। एक ग्रेड में कितने मिनट है, 100 मिनट, यानी 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। यानी कभी ग्रेड को मिनट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे सटीक पद्धति में, और मिनट को ग्रेड में बदलेंगे तो 100 का क्या देंगे, भाग देंगे। फिर अब ये किसके बीच में संबंध है, ग्रेड तथा मिनट के बीच में। अब आइए मिनट तथा सेकेंड के बीच में संबंध निकालते हैं। तो एक मिनट में कितने ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड, सॉरी 1 मिनट में 100 सेकेंड दिख रहा है फिगर से, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो ये हो गया 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। तो सटीक पद्धति में कौन कौन सी रिलेशन आपको याद रखनी है, सटीक पद्धति में अंश तथा ग्रेड में क्या रिलेशन होती है, अंश को कभी ग्रेड में बदलेंगे तो 10/9 से गुणा करेंगे, और ग्रेड को कभी अंश में बदलेंगे तो 10/9 से भाग देंगे। सटीक पद्धति में एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं, यानी ग्रेड को कभी मिनट में बदलेंगे 100 का गुणा करेंगे, और मिनट को कभी ग्रेड में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। अच्छा, मिनट और सेकेंड में क्या रिलेशन होती है सटीक पद्धति में, सटीक पद्धति में 1 मिनट 100 सेकेंड के बराबर होता है, यानी मिनट को कभी सेकेंड में बदलेंगे सटीक पद्धति में तो 100 का गुणा करेंगे, और सेकेंड को कभी मिनट में बदलेंगे सटीक पद्धति में तो 100 का भाग देंगे। अब एक लास्ट रिलेशन बची ग्रेड तथा सेकेंड में संबंध। तो बताइए
एक ग्रेड में कितने मिनट थे? एक ग्रेड में 100 मिनट थे, और एक मिनट में कितने सेकेंड थे? 100 सेकेंड थे। तो जब एक मिनट में 100 सेकेंड थे तो 100 से 100 मिनट में कितने सेकेंड हो गए? 10,000 सेकेंड हो गए। यानी ये रिलेशन निकलेगी जो बॉक्स लगा है ये ग्रेड तथा सेकेंड में संबंध। यानी सटीक पद्धति में ग्रेड को अगर सेकेंड में बदलना है तो 10,000 से गुणा करेंगे, और अगर सेकेंड को ग्रेड में बदलना है तो 10,000 से क्या देंगे? भाग देंगे। ये हो गई सटीक पद्धति। और मैंने अभी आपको बताया था कि शास्त्रीय पद्धति का 1 मिनट और सटीक पद्धति का 1 मिनट आपस में बराबर नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रीय पद्धति में 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है और सटीक पद्धति में 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी शास्त्रीय पद्धति का 1 मिनट और सटीक पद्धति का 1 मिनट आपस में बराबर नहीं होता है। इसी प्रकार शास्त्रीय पद्धति का 1 सेकेंड और सटीक पद्धति का भी 1 सेकेंड आपस में बराबर नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन दोनों पद्धतियों में मिनट और सेकेंड जरूर होते हैं। क्या चीज अलग होती है? सटीक पद्धति में ग्रेड आता है और शास्त्रीय पद्धति में क्या आता है? अंश आता है। अब बात करते हैं तीसरी पद्धति की, यानी रेडियन पद्धति की, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको रेडियन की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो आप बात करते हैं रेडियन पद्धति, रेडियन पद्धति अथवा वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम। तो साफ साफ समझ में आ रही की बात हो रही है वृत्तीय पद्धति की, यानी वृत्त तो होगा ही। तो देखिए मैं एक वृत्त बना रहा हूं, ठीक है? इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इस पद्धति में जो कोण को मापते हैं वो किसमें मापते हैं? रेडियन में। तो इस पद्धति में कोण को रेडियन द्वारा मापा जाता है, रेडियन द्वारा मापा जाता है, रेडियन द्वारा मापा जाता है। और बात हो रही है वृत्तीय पद्धति की, तो एक वृत्त ले लिया। मेन चीज ये है कि इस पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं रेडियन की क्या परिभाषा होती है। आपको एक रेडियन की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो रेडियन की परिभाषा याद करने का सबसे सरल तरीका बता रहा हूं। मान लीजिए ये वृत्त है क्या, जिसका केंद्र है O, इस वृत्त का केंद्र O है और त्रिज्या R है। तो आप क्या करिए, इस वृत्त में आप एक त्रिज्य खंड बनाइए। तो इस वृत्त में एक त्रिज्य खंड कैसे बनेगा? दो त्रिज्याएं खींच दीजिए O पॉइंट से, एक A। जैसे ही आप त्रिज्य खंड बनाएंगे, देखिए ये OAB त्रिज्य खंड हो गया। ये देखिए ये जो OAB है वो त्रिज्य खंड हो गया। इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? R। तो जैसे ही आपने इस वृत्त में एक त्रिज्य खंड बनाया तो आपको एक चाप मिला, है ना? ये चाप कौन सा मिला? AB चाप मिला। तो AB चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण क्या है? थीटा, ठीक है? तो मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O, और जिसकी त्रिज्या क्या है? R। तो आपको एक रेडियन की परिभाषा बतानी है। तो एक रेडियन, ध्यान समझे, एक रेडियन वह कोण होता है, एक रेडियन वह कोण होता है, एक रेडियन वह कोण होता है जो उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बनता है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, एक रेडियन की परिभाषा बता रहा हूं। एक रेडियन वह कोण होता है जो उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बनता है जिस चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। तो आपको याद रखना है एक रेडियन की परिभाषा। एक रेडियन किसी वृत्त के केंद्र पर बना वह कोण है जो उस चाप द्वारा बनता है जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। तो बताइए ये जो थीटा है, ये थीटा एक रेडियन के बराबर कब होगा? जब देखिए थीटा किस चाप द्वारा बनता है? AB चाप द्वारा। अगर इस AB चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R के बराबर हो जाए तो इस वृत्त के चाप द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होगा थीटा, वो एक रेडियन होगा। तो आपको याद रखना है रेडियन की परिभाषा।
तथा रेडियन वह कोण है, ये मैं लिख रहा हूं, रेडियन वह कोण है जो वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है, अंतरित होता है, जिस चाप की लंबाई, जिसकी लंबाई का मतलब चाप की लंबाई, जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो आपको याद रखना है एक रेडियन की परिभाषा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। एक रेडियन किसी वृत्त के केंद्र पर बना वह कोण होता है, एक रेडियन किसी वृत्त के केंद्र पर बना वह कोण होता है जो उस चाप द्वारा बनता है जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। तो कोई पूछे कि बताइए ये जो कोण है केंद्र पे बना कोण AOB, ये AOB एक रेडियन कब होगा? तो आप कहेंगे AOB एक रेडियन तब होगा जब AOB देखिए किस चाप द्वारा बन रहा है, AB चाप द्वारा। अगर आप ये त्रिज्यखंड ना खींचते तो केंद्र पे बना कोण ना बनता। तो ये जो कोण होगा AOB ये एक रेडियन कब होगा? जब इस AB चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R के बराबर हो जाए। तो आपको याद रखना है एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। या दूसरे शब्दों में याद करें तो एक रेडियन वह कोण होता है जो वृत्त के उस चाप द्वारा बनता है, एक रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उस चाप द्वारा बनता है जिस चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के क्या होती है? बराबर होती है। तो इसे बोलते हैं एक रेडियन, और ये रेडियन का सिंबल होता है एक, और रेडियन को C लगा के दिखाया जाता है। तो डिग्री का सिंबल 1 डिग्री, ग्रेड का सिंबल 1 ग्रेड, मिनट का सिंबल 1 मिनट, अगर 1 सेकेंड लिखना है तो 1 के ऊपर डबल डैश, और 1 रेडियन लिखना है तो 1 रेडियन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया रेडियन पद्धति या वृत्तीय पद्धति के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैंने आपको नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट कोण का, कोणों को मापने की तीनों पद्धतियां बताई है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रेडियन पद्धति पर आधारित 2 प्रमेय बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।